हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर 7 जिसका कि टाइटल है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये चैप्टर ओल्ड एडिशन की बुक में था, न्यू एडिशन में ये नहीं है, लेकिन मैं ओल्ड एडिशन के भी चैप्टर्स कर रही हूँ। सो अगर आपको देखना है आप देख सकते हैं, मतलब मैंने बता दिया ये ओल्ड एडिशन है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं, समझते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन और सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। अब जब भी मैं चैप्टर शुरू करने जाती हूँ ना, अक्सर ऐसा होता है बगल में डू यू नो दिया रहता है, तो मेरे मन में ऐसा होता है कि पहले डू यू नो कर लेते हैं, पहले डू यू नो कर लेते हैं। तो अब मन में ऐसा हो रहा है तो अब कर ही लेते हैं। डू यू नो द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप्स इज कॉल्ड इट्स साइट। वो जगह जहाँ पे हम लोग घर या कोई बस्तियाँ बनाते हैं, विकसित होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइट बोलते हैं। The natural conditions for selection of an ideal site are favorable climate, availability of water, suitable land, fertile soil. So ये कुछ conditions हैं जिसको कि आप लोग को याद कर लेना है। एक आइडियल साइट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, ये आप लोग को याद कर लीजिए। अब क्या क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट मतलब कि वहाँ का जलवायु अनुकूल होना चाहिए। अवेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी की मतलब उपलब्धता होनी चाहिए। सुटेबल लैंड, भूमि वहाँ पे उपयुक्त होनी चाहिए। फर्टाइल सॉइल, सॉइल वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेड इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट विथ टाइम दे लर्न new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. In this way they modified the environment where they lived. So ये क्या कह रहा है कि चैप्टर 1 में हम सब लोग पढ़ चुके हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, मतलब कि जो प्रारंभिक मानव थे, वे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास के लिए पूर्ण रूप से नेचर पर डिपेंडेंट थे, मतलब कि प्रकृति पर डिपेंडेंट थे। लेकिन समय के साथ हमने नए कौशल विकसित किए, हमने कुछ फूड प्रोडक्ट्स का भी उत्पादन शुरू किया, हमने घर बनाए, यातायात आया, संचार हुआ, संचार के बेहतर संसाधन बने, इन सब चीज़ों का हमने विकास किया। और इस प्रकार जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया, वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। सेटलमेंट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। सेटलमेंट्स का हिंदी होता है बस्तियाँ। सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlements flourished and civilization developed near river valleys. So ये क्या कह रहा है कि सेटलमेंट्स क्या हैं, बस्तियाँ वही स्थान है जहाँ पे लोग अपने लिए घर बनाते हैं। सो अर्ली ह्यूमंस जो थे, प्रारंभिक मनुष्य, वो क्या मतलब पेड़ों से अपना घर बनाते थे या फिर गुफाओं में रहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने फसल उगाना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, तब उनको एक परमानेंट सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि आप कहीं पे मान लीजिए कि कोई फसल उगाते हैं तो उस फसल को कंप्लीट होने में कुछ समय लगेगा, 6-7 महीने लगेंगे या 3-4 महीने भी लगेंगे, तब तक तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट की नीड हुई। सो लोगों ने एक जगह रहना शुरू कर दिया। कहाँ पे? वो लोग देखें कि जहाँ पे हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइडियल साइट के क्या क्या कंडीशंस हैं, जहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट हो, जहाँ पे पानी की उपलब्धता हो, फिर जहाँ पे अब मिट्टी उपजाऊ हो, वहीं पे लोगों ने अपने सेटलमेंट्स बसाना शुरू कर दिया। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टाइग्रिस, नील एंड वांगे? वांगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आपको सिंधु हो गया, टाइग्रिस रिवर हो गया, नील हो गया, वांगी रिवर हो गया, इस सब के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछती हूँ। एक तो इंडस का तो सबको ही बता देगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि टाइग्रिस और नील नदी के किनारे कौन से सिविलाइजेशन विकसित हुए? सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। बस्तियाँ क्या है कि वो परमानेंट भी हो सकती हैं, स्थायी भी हो सकती हैं और अस्थायी भी हो सकती हैं, टेम्पररी भी हो सकती हैं। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। ये तो जायज़ सी बात है कि जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उनको हम लोग टेम्पररी सेटलमेंट्स बोलते हैं। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट्स। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। घने जंगल में या फिर गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में या फिर पर्वत के जो निवासी होते हैं वो अक्सर टेम्पररी सेटलमेंट्स, अस्थायी बस्तियों में ही रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो हंटिंग करते हैं, फिर गैदरिंग करते हैं, फिर वो हो सकता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो, मतलब एक जगह उन्होंने खेती की, फिर वहाँ से उन लोगों ने फसल अपनी काट ली, उसके बाद चले जाते हैं दूसरी जगह खेती करते हैं। या फिर
ट्रांसह्यूमेंस। इसका हिंदी होता है ऋतु प्रवास, मतलब कि ऋतु बदलती है तो अपना जगह भी बदल लेते हैं। However, more and more settlements today are permanent settlements. लेकिन आज आप देखेंगे तो अधिकांश बस्तियां आपको स्थायी बस्तियां ही दिखेंगी। In these settlements, people build homes to live in. अब ऐसी बस्तियों में हम लोग अपने लिए घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांसह्यूमेंस का यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी दिया गया। इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन। सो ये क्या होता है कि लोगों के मौसमी आवागमन को हम लोग ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो पशु पालते हैं, वे मौसम में अगर कुछ परिवर्तन होता है तो उसके अनुसार अपने पशुओं को लेके जगह भी अपना बदल लेते हैं, मतलब नई खोज में निकल जाते हैं, नई जगह की खोज में, क्योंकि उनको पशुओं के लिए चरने के लिए जगह चाहिए। सीजन से अफेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक लिविंग कंडीशन है, टाइप ऑफ कंडीशन। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक स्टोरी टाइप, इसको पढ़ लेते हैं। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। सी एंड हर फ्रेंड्स वर वोटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव ट्राइड कफिंग एंड विजिंग। सो मैरी नाम की एक लड़की है, उसका जन्मदिन है। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ एक गुरप्रीत नाम के बच्चे की प्रतीक्षा कर रही है। अब आखिरकार गुरप्रीत आती है, लेकिन वो खांसती रहती है और हांफती रहती है। सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साइड ऑफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। सो क्या होता है कि मैरी की माँ मिसेस थॉमस जो होती हैं, वो गुरप्रीत की पीठ पर मतलब पीठ थपथपाती हैं और बोलती हैं कि बाप रे, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद उसका दोस्त है, वो भी हाल ही में गांव से आया हुआ होता है, तो वो पूछता है कि शहर में इतना प्रदूषण क्यों होता है, मतलब इतना ट्रैफिक जैम क्यों होता है। The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, then why are people coming to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education and medical facilities. Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, where will all they live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities. Prasad said, our village may not have big cinema halls, well-equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. मैंने सब पढ़ तो दिया, आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो वहीं प्रसाद बताता है कि भाई गाँव में, शहरों में इतना प्रदूषण क्यों होता है। तो इस पर मैरी के पापा कहते हैं कि दिन पे दिन आबादी बढ़ रही है और दिन पे दिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण होता है। तो मैरी ने ऐसे में फिर मैरी पूछती है कि फिर लोग शहर क्यों आते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि वो यहाँ पे नौकरी ढूंढने के लिए आते हैं, या फिर बेहतर शिक्षा के लिए आते हैं, अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, या फिर कुछ चिकित्सा सुविधा के लिए वो शहर आते हैं। फिर मैरी पूछती है कि यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो फिर सारे लोग रहेंगे कहाँ। तो उस पर उसके पापा बोलते हैं कि यही कारण है कि बहुत ज़्यादा संख्या में गंदी बस्तियाँ, स्लम एरियाज़ डेवलप हो चुके हैं। अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ और बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, जहाँ पे जल की आपूर्ति भी नहीं है उतनी अच्छी, मतलब पॉल्यूशन है, साफ़ पीने को पानी नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँचती, एक सामान्य समस्या है। फिर प्रसाद बोलता है कि हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर नहीं हों, बहुत अच्छी सुविधा वाले स्कूल ना हों, अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी खुली जगह हैं जहाँ पे हम आराम से सांस ले सकते हैं, ताज़ी हवा मिलती है हमें। लेकिन जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। From the above conversation, we can identify two different pictures of the settlement, the rural and the urban settlements. So ऊपर जो आप कहानी पढ़े, इससे आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सेटलमेंट्स, बस्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक रूरल एक अर्बन, मतलब कि एक शहरी एक ग्रामीण। The villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts works and trading, etc. So sorry to interruption, like पढ़ने में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे आपको वीडियो में बैकग्राउंड में आपको बहुत सारी व्हीकल्स की आवाज़ आ सकती है, कभी आपको वो मस्जिद में नमाज टाइप आवाज़ आ सकता है। तो ये सब क्या है कि मेरा घर ही ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकती, इसमें बहुत बिजी रोड है इधर, तो इधर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है। मैं डीनॉइस कर देती हूँ वीडियो को, ऑल्दो फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, शुरू नहीं, कंटिन्यू करते हैं।
The villages are rural settlement where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, crafts work and trading, etc. Rural settlements can be compact or scattered. A compact settlement is closely built area of dwellings wherever flat land is available. In a scattered settlement, dwellings are spaced over an extensive area. This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate. So यहाँ पे बताया ग्रामीण बस्ती के बारे में कि मतलब गांव के लोग ग्रामीण बस्ती में ही रहते हैं, जहाँ के लोग मतलब मेनली एग्रीकल्चर करते हैं या फिर मछली पालन करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं, ऐसे कुछ कार्य वो लोग करते हैं। और ग्रामीण बस्ती जो होती है वो या तो कॉम्पैक्ट होती है या फिर स्कैटर्ड होती है। कॉम्पैक्ट मतलब सघन, स्कैटर्ड का मतलब होता है प्रकीर्ण। अब इसका मतलब क्या होता है ये तो हिंदी मैंने बता दिया। मतलब कॉम्पैक्ट हो गया ना, जहाँ पे घर बहुत नज़दीक नज़दीक बने हुए हैं, घरों के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है। और स्कैटर्ड मतलब कि घर बहुत दूर दूर में बने हुए हैं, बहुत सारे स्पेस भी बीच में है। स्कैटर्ड सेटलमेंट आमतौर पर हिली एरियाज़ में देखने को मिल जाता है। In rural areas, people build houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roofs. Places where water accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platforms or stilts. बगल में एक फिगर भी दिया हुआ है, इसको देखते हुए आप लोग को चलना है कि कैसे बताया हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं ना, वे अपना घर पर्यावरण के अनुकूल ही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ पे वर्षा होती है वैसे में ढाल वाली छत बनाते हैं जाके, ताकि पानी जमा ना हो। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ पे ऊंचे प्लेटफॉर्म टाइप अपना घर बनाते हैं। बहुत नीचे अपना घर नहीं बनाते क्योंकि उसमें फिर घर में पानी आ जाएगा। बगल में आप लोग पिक्चर देख सकते हैं कैसे। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जहाँ का जलवायु गर्म होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी के घर बने हुए होते हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। बहुत सारे स्थानीय सामग्री का उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि पत्थर हो गया, चिकनी मिट्टी हो गई, ये सब का उपयोग करके वहाँ पे घर बनाया जाता है। और मिट्टी का घर ठंडा रहता है, इसीलिए गर्म क्षेत्रों में आप देखेंगे कि मिट्टी के घर बनाए रहते हैं। अब तो देखने को नहीं मिल रहा, अब तो गाँव में भी कंक्रीट के ही घर बन रहे हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the villages, towns and cities of your state. So क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो नगर की बस्तियाँ होती हैं, सॉरी, द टाउन्स आर स्मॉल। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। सो जो नगर के इलाके होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे लोग के ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडिंग में, सर्विसेज में, जॉब्स वगैरह करते हैं लोग, मैन्युफैक्चरिंग में। तो जहाँ का जैसा ज़रूरत है वहाँ पे वैसी नौकरियाँ उपलब्ध होती हैं। सो आपके एरियाज़ के कुछ गाँव के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ टाउन्स के नाम, कुछ सिटीज़ के नाम अपने एरिया के आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, मतलब कि हिंदी इसका होता है परिवहन। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाई विच पीपल एंड गुड्स मूव। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट ईजियर। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड, बट इवन टुडे पीपल यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। सो परिवहन क्या है? लोगों एवं सामान के आवागमन का एक साधन होता है। पुराने समय में बहुत अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए बहुत अधिक समय भी लगता था। उस समय लोग या तो पैदल चलते थे या फिर अपने सामान को ढोने के लिए किसी पशुओं का इस्तेमाल करते थे। जैसे पहले ये गधा हो गया, खच्चर हो गया, इन सब का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता था। अभी भी बहुत अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि कौन कौन टमटम का सवारी किया है। टमटम मतलब घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का कौन कौन सवारी किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने किया है, बहुत ही मज़ा आता है। वो अलग ही लाइक क्या बोला जाए, वो अलग ही सुख है। वो मज़ा आपको 4 व्हीलर में नहीं आएगा। आजकल कितनी भी करोड़ों की गाड़ी आ जाए, वो मज़ा नहीं आएगा। सो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। आज भी बहुत से लोग घोड़ा गाड़ी मतलब पशुओं का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। In our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common. In the Andes mountain of South America, llamas are used as are yaks in Tibet. The early traders from the other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves times and energy. So हमारे देश में मैंने बताया कि कैसे कैसे जानवरों का, गधे हो गए, खच्चर हो गए, बैल, ऊँट, सब का उपयोग किया जाता है। राजस्थान के इलाके में आपको अभी भी ऊँट बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राजस्थान या फिर कच्छ वाला जो इलाका है उसमें। और लेकिन दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो लामा का उपयोग करते हैं। आप लोग एक काम करिए, गूगल पे सर्च करिए लामा कैसा दिखता है,
उसका उपयोग करते हैं। और तिब्बत में लोग याक का उपयोग करते हैं। याक तो आपने देखा ही होगा, लंबे लंबे बाल वाला भैंस जैसा थोड़ा होता है, वो आपने देखा होगा। हमारे टाइम तो मतलब क्या था ना कि डिस्कवरी चैनल हम लोग देखा करते थे, अभी पता नहीं बच्चे देखते हैं कि नहीं, तो हम लोग उसी पे सब देख लेते थे, सब वो आँख में बैठ गए फिगर। फिर जब पुराने ज़माने की बात करें तो भारत पहुँचने के लिए ना बहुत महीने लग जाते थे दूसरे देशों से। अगर कोई आ रहा है व्यापारियों को, तो वो या तो समुद्री मार्ग से आते थे या फिर लैंड रूट से ही आते थे। अब क्या है कि हवाई जहाज़ है, 6 से 8 घंटे में यहाँ से यूरोप पहुँचा दिया, बहुत ही आसान हो गया है, अब तो समय भी बचता है। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ये याद रख लेना है कि परिवहन के 4 मुख्य साधन है। सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग हो गया, जल मार्ग हो गया और वायु मार्ग हो गया। डू यू नो देयर आर सेवरल नेशनल एंड स्टेट हाईवेज इन इंडिया। क्या आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं। The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण अभी नया नया हुआ है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। रोडवेज की सबसे पहले बात करते हैं लोग सड़क मार्ग की। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज आर रोड्स। दे कैन बी मेटल्ड पक्का और अनमेटल्ड कच्चा। द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड हैव ऑल्सो बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। रोड्स बिल्ड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपाथ्स। फ्लाईओवर आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स। सो कम दूरी का अगर हम लोग बात करें, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक जो उपयोग किए जाने वाला मार्ग है वो क्या है, सड़क। सड़क पक्का भी होता है, कच्चा भी होता है। आप बताइए आपके एरिया में पक्की सड़क है कि कच्ची सड़क है। अब कच्ची सड़क क्या है कि वो मिट्टी वाली सड़क होगी, ठीक है, उस पर अभी कंक्रीट या फिर क्या बोलते हैं उसको, सड़क बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा अभी। सो उसका उपयोग ना किया गया, उसको कच्ची सड़क बोलते हैं। अब पक्की सड़क होती है एक। और क्या बोल रहे हैं, द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड। हाँ, तो मैदानी क्षेत्रों में आपको हर जगह रोड दिख जाएंगे, रोडों का एक जाल दिख जाएगा। रोड मतलब सड़कों का एक जाल दिख जाएगा। रेगिस्तानी वाले इलाके हो गए, जंगल हो गए, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़क बनाई गई है। हिमालय पर्वत पर जो मनाली लेह हाईवे है वो विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। और अंडरग्राउंड सड़कों को हम लोग सबवेज कहते हैं या अंडरपाथ कहते हैं, ठीक है। और फ्लाई ओवर्स बनाए जाते हैं, रेज स्ट्रक्चर्स, मतलब ऊपर से जो सड़क पास करी है उसको हम लोग फ्लाईओवर कहते हैं। रेलवेज की बात कर लेते हैं हम लोग, रेल मार्ग की। द रेलवेज कैरी हेवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन इन प्लेस। सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have been enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but they are much fewer in numbers. Indian railway network is well developed. It is largest in Asia. So क्या कह रहा है कि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में लोग बहुत ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं और भारी सामान को भी हम लोग ढो सकते हैं रेलवेज़ का उपयोग करके। फिर पहले तो क्या होता था कि स्टीम इंजन की खोज और फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण रेल परिवहन में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। डीजल और फिर इलेक्ट्रिक इंजन ने व्यापक रूप से स्टीम इंजन का स्थान ले लिया। पहले स्टीम इंजन वाली ट्रेनें चलती थी, फिर सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ भी आ गई हैं। अब तो उनकी स्पीड भी तेज़ होती है, वो और आसानी से आपको पहुँचा देंगी। मैदानी भागों में तो आपको रेल मार्ग बहुत ही मिल जाएगा। लेकिन अब डिफ़िकल्ट माउंटेन टेरेन्स वाले इलाके में भी अब रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा हो गया है। और फिर भारतीय जो रेल मार्ग है वो एशिया में सबसे बड़ा है। यहाँ पे आपको डू यू नो दिया हुआ है, द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रसिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एक बहुत ही जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना है। और नीचे आपको यहाँ मैप में भी दिखाया हुआ है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग
सॉरी मैं इसको बार बार गलत पढ़ दे रही हूँ, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वेस्टर्न रशिया में है, वो कनेक्ट करता है पैसिफिक कोस्ट पे एक व्लादिवोस्टोक नामक जगह है वहाँ पे, उसको इन दोनों जगहों को ये कनेक्ट करता है। वाटरवेज की बात कर लेते हैं अब हम लोग जल मार्ग की। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वेर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर द cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. So हम लोग पहले ही से जानते हैं कि भाई बहुत पुराने समय से ही परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में बहुत भारी सामान आपको भेजना है, बहुत बड़े आकार वाले सामान भेजनी है, उनको ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं ये, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। सो जो नदियां हैं जिन पे नाव मतलब तैराए जा सकते हैं, नेविगेबल मतलब जिन पे नाव तैराए जा सकते हैं, और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय मतलब कि इनलैंड वाटरवेज के रूप में किया जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। ये कुछ एग्जाम्पल थे, याद कर लेना है इसको। सी रूट्स एंड ओशियन Nick routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. So एक देश से दूसरे देश में भेजने के लिए हम लोग समुद्री या महासागरीय मार्गों का उपयोग करते हैं। These routes are connected with the ports. ये बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. ये सब याद कर लें, एग्जाम्पल्स है। कैन यू नेम सम मोर पोर्ट्स? आप कुछ और पोर्ट्स के नाम बता दीजिए। चलिए हम वर्ल्ड का पूछा है, मैं आपसे इंडिया के ही पूछती हूँ कमेंट्स में आप, और मुझे 5 इंडिया के पोर्ट्स का नाम बताइए फेमस। एयरवेज की बात कर लेते हैं, वायु मार्ग की। This is the fastest way of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. So क्या कह रहा है कि 20वीं सदी के आरंभ में विकसित ये हुआ क्या, वायु मार्ग सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन इसकी लागत इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होती है, मतलब कि इसमें फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है और ये महंगा भी है। और या तो मौसम ख़राब हो जाए या कोहरा वाला मौसम हो जाए तो इससे ये प्रभावित हो जाता है, ये यातायात सिस्टम जो है ये प्रभावित हो जाता है। और ये यातायात का अकेला साधन है जो कि सर्वाधिक दुर्गम और दूरस्थ स्थानों तक पहुंचा जा सकता है, विशेष रूप से जहाँ पे सड़कें ना हो, जहाँ पे रेल मार्ग रेलवे लाइन्स ना हो। Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in times of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt and Cairo. So helicopter बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैसे जगहों के लिए जहाँ पे लाइक आपको कहीं पे आपदा आ चुकी है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, वहाँ पे आपको सहायता भेजनी है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनका आपको नाम याद रख लेना है, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, ये सब आपको याद रख लेना है। कम्युनिकेशन का हिंदी होता है संचार। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, हम अपनी बात दूसरे तक पहुँचा रहे हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, और वो हमारी बात को समझ सके, ठीक है। With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. The figure 7.10 explain the evolution of communication system. Figure 7.10 दिया किधर है? हाँ ये रहा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इवोल्यूशन शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? पहले तो मेरे को फिगर ही नहीं क्लियर है। हाँ देखिए, पहले क्या है कि आदमी आदमी से बात कर रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि कबूतर ही है, फिर कबूतरों द्वारा भेजा जाता था संदेश, फिर यहाँ पे आपको पोस्टमैन दिख रहा है, फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर्स आपको दिख रहे हैं, फिर इधर तो लैपटॉप, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या हो, सैटेलाइट वगैरह सब आ चुका है। So the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well and to entertain. So संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। सो सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा के लिए या फिर मनोरंजन के लिए भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। यस, थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। न्यूज़पेपर के जरिए, रेडियो पे या फिर टेलीविज़न से हम लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जान सकते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसीलिए इनको मास मीडिया कहते हैं। मास मीडिया का हिंदी होता है जनसंपर्क माध्यम। The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, surveys of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning.
सैटेलाइट से कम्युनिकेशन में बहुत ही तेज़ आई है। तेल की खोज हो गई, वनों का सर्वेक्षण हो गया, भूमिगत जल के बारे में पता करना हो, खनिज संपदा हो गया, मौसम का पूर्वानुमान करना हो या आपदा की पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट बहुत ही सहायक होते हैं। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट। अब हम लोग तो मेल्स ईमेल्स भी भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेल्युलर फोन्स हैज बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट ऑल्सो हैज़ मेड आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। नाउ वी कैन सो ये कहने की बातें नहीं है। इस युग में तो आप लोग जी ही रहे, इस ज़माने में आप लोग जी ही रहे, घर से ही सब कुछ हो जाता है। घर से आप शॉपिंग कर ले रहे हो, घर से आप सिनेमा हॉल में टिकट बुक कर ले रहे हो, घर बैठे बैठे आप लंदन पेरिस किसी से भी बात कर ले रहे हो। सो ये कैसे हो रहा है? कम्युनिकेशन के जरिए हो रहा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए हो रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, इसीलिए आज हम लोग ये दिन देख रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको ये मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का एक मैप दिया गया है। मैं चाहूँगी आप लोग इसको देख लें। अभी मैं इसको आपको हॉरिजॉन्टल करके तो दिखा नहीं सकती, तो आप लोग दिखा सकते हो, पर थोड़ा मेहनत लगेगा यार। आप लोग एनसीईआरटी बुक में खोलिए, आराम से देखिए, समझिए कहाँ कहाँ क्या है। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।